गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में निर्देशन और परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग विषय के अंतर्गत आज हम संचय अभिलेख को पढ़ेंगे। संचय अभिलेख निर्देशन के लिए एक वह प्रविधि कहो या यह वह उपकरण है जिसमें कि एक शिक्षक को बालक के किसी भी प्रकार के निर्देशन देने से संबंधित कि किस प्रकार की उसको समस्या है, कैसे निर्देशन दिया जाए, इससे संबंधित समस्त सूचनाएं उसके अंतर्गत उसको प्राप्त हो जाती है या इनके अंतर्गत एकत्रित की जाती है। अर्थात कि संचय अभिलेख वह प्रपत्र है या वह साधन है जिसके अंतर्गत बालक का विद्यालय जीवन के प्रत्येक कक्षा या उसके विद्यालय जीवन की संपूर्ण लेखा जोखा इसके अंतर्गत लिखा हुआ होता है कि बालक को कब क्या समस्या आई, बालक के क्या किस जगह क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या उसका परिणाम रहा, क्या कहाँ उसको समस्या आई, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, कैसा व्यवहार है, मतलब हर छोटी छोटी चीज को इस संचित अभिलेख के अंतर्गत संकलित किया जाता है। विद्यालयों में ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि बालक का जो सर्वांगीण विकास की नींव जो पड़ती है या सर्वांगीण विकास जो होता है वो विद्यालय से ही प्रारंभ होता है। तो ये संचय अभिलेख, संचित अभिलेख जो है वो इस बालकों के या शिक्षक को बालक के विकास से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियां एवं बालक को भी अपने विकास की समस्त प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराता है। संचित अभिलेख के प्रकार कितने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है एक पत्रित प्रकार कार्ड, दूसरा पैकेट कार्ड और तीसरा है संचित परत कार्ड। तो पहला एक पत्रित कार्ड यानी कि एक ही कार्ड होता है जिसके अंतर्गत समस्त सूचनाएं उसकी लिखी हुई है, लेकिन सूचनाएं विस्तार से नहीं होती हैं और बहुत अधिक सूचनाएं इस कार्ड के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन फिर भी मोटी मोटी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनका संकलन एक पत्रित कार्ड के अंदर किया जाता है। दूसरा है पैकेट कार्ड या परत कार्ड। पैकेट कार्ड के अंतर्गत कई प्रकार के रंगों के होते हैं और इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं संकलित होती हैं। हर अलग अलग रंग के होते हैं यानी कि हर रंग के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की सूचना लिखी हुई होती है। अर्थात उसके स्वास्थ्य संबंधी सूचना देखनी है तो जैसे येलो कार्ड के अंदर स्वास्थ्य सूचना है तो शिक्षक केवल उसी को खोलेगा। अर्थात ये कई रंगों के होते हैं और इसके अंतर्गत ये कई परतों में होते हैं यानी कि बहुत सारे कार्ड इसके अंतर्गत होते हैं। उसमें बालक की संबंधित समस्त सूचनाएं विस्तार से दी गई होती है। संचित परत कार्ड ये भी एक तरह का परत कार्ड है जिसके अंतर्गत ये भी कई पृष्ठों का होता है। इसमें एक पैकेट कार्ड से इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर इसे पाया जाता है, इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं वो एक निश्चित कॉलम के अंतर्गत भरी जाती है, बॉक्स के अंदर लिखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद में रिक्त स्थान का यहाँ पर दिया गया होता है क्योंकि किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना लिखनी है उन बॉक्स के अतिरिक्त तो वो सूचनाएं उन रिक्त स्थानों के अंतर्गत लिख दी जाती है। अब संचित का अभिलेख की विशेषताएं क्या है, ये क्या मतलब है, इसमें किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, ये क्यों आवश्यक होता है? तो सबसे पहला है कि ये सरलता, ये एकदम सरल होता है, इसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होती है, इतना सरल होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको उठाए और बालक से संबंधित समस्त सूचनाएं उसको आसानी से समस्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए सबसे पहली जो इसकी विशेषता होती है वो ये बहुत सरल होता है। दूसरा है रख रखाव। इसका रख रखाव भी इस तरह से रखा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसका उपयोग करना चाहे उसको सहजता से उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे किसी शिक्षक का एक शिक्षक क्या उत्तरदायित्व है कि इस कक्षा के समस्त अभिलेखों को वो रखेगा और वो उठा के ताले में रखकर अलमारी के अंदर रखेगा। अब किसी अन्य विषय के अध्यापक को उसकी आवश्यकता है, उसे संबंधित देखना है तो उसको उस अध्यापक का वेट करना होगा, वो आएगा, वो ताला खोलेगा तो उसमें समय खराब होता है। इसीलिए इसका रख रखाव एक तो बहुत सुरक्षित होना चाहिए कि ये खराब ना हो। दूसरी चीज इतनी सहज जगह पे अगर इस तरह से रखा जाए कि हर व्यक्ति जो चाहे वो उसको आसानी से उसका उपयोग कर सके। दूसरी बात है वस्तुनिष्ठता। इसमें एकदम हर चीज वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा निबंधात्मक है, बहुत कठिन या जटिल जानकारी इसके अंतर्गत जटिल ढंग से इसको नहीं लिखा जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ एकदम शॉर्ट में सब चीज होनी चाहिए जिससे कि एक बार देखते ही सारी बात स्पष्ट हो जाए।
चौथी जो इसकी विशेषता है वो है शब्द और संकेतों का अर्थपूर्ण प्रयोग। यहाँ पर शब्द और संकेतों का जो प्रयोग किया जाता है वो मतलब अर्थपूर्ण रूप में शब्द और संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बहुत बड़ी लंबी जो जानकारियां हैं वो लिखने में अधिक स्थान या क्योंकि इसमें जगह की भी कमी होती है, इसलिए शब्दों का और संकेतों का प्रयोग किया जाता है बहुत, और वो भी अर्थपूर्ण ढंग से। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और किसी भी शब्द का किसी भी अर्थ में उपयोग किया गया, ऐसा नहीं। अगर एक शब्द का उपयोग जैसे कि सही है तो सही है और बढ़िया है, ये दो शब्द है तो सही है शब्द में कि हाँ ठीक है अच्छा काम करो, बढ़िया यानी कि बहुत अच्छा है, तो ये नहीं कि सही शब्द को भी बढ़िया के बहुत अच्छी की जगह उपयोग कर दिया, ऐसा नहीं है। अर्थात कि यहाँ पर जो भी शब्द या संकेत उपयोग किए जाते हैं उनका एक निश्चित अर्थ होता है, उसी अर्थ में उनको उपयोग किया जाता है, जिसकी कि संकेतात्मक सूचना उस कार्ड मतलब दी जानी चाहिए। फिर है पूर्ण सत्यता पर, ये इसमें सबसे पहली चीज तो इसके अंदर जितनी भी जानकारी है वो पूर्णता पर आधारित होनी चाहिए, अधूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि अगर हम बालक से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं और जानकारी पूरी नहीं है तो हम उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जैसे एक निर्देशन करता गया, वो बालक से संबंधित जानकारी एकत्रित करना चाहता है लेकिन वो पूर्ण ही नहीं है, तो वो उसको कैसे समझेगा या उसके निर्देशन की व्यवस्था कैसे करेगा। उसके बाद सत्यता, सत्य सूचनाएं होनी चाहिए, यानी कि उसके अंतर्गत जो भी लिखा गया है वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए, असत्य सूचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि असत्य सूचना के दम पर यदि उनका उपयोग कर लिया गया तो बालक का सही मार्गदर्शन या निर्देशन होने की बजाय गलत प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है या गलत निर्देशन प्रक्रिया उपयोग में लाई जा सकती है, इसलिए सूचनाएं भी एकदम सत्य होनी चाहिए। फिर गोपनीयता, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो भी सूचनाएं संचय अभिलेख के अंतर्गत रखी जाती हैं वो गोपनीय हो, अर्थात कि जो जिनको आवश्यक है बस खाली वही व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, जिनको उससे कोई लेना देना नहीं है जैसे विद्यालय के अध्यापकों की उसकी आवश्यकता होती है, विद्यालय के बाहर के किसी व्यक्ति का इसको कोई लेना देना नहीं होता, अर्थात ये उनकी पहुंच से ये दूर होने चाहिए और ना ही उसमें क्या भरा गया है जिसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। उसके बाद में सामूहिक व समस्त मतलब सामूहिक मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात कि इसमें सामूहिक मूल्यांकन के दौरान जो भी सूचनाएं जो परिणाम रहे हैं उसका भी सही अंकन होना चाहिए। दूसरी बात, समय समय पर मूल्यांकन होते रहना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अगर इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा संचित अभिलेख का तो उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको यहाँ पर अंकित करने से चूक जाएंगे और वह बालक की सत्य की जगह असत्य सूचना की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद में निरंतरता, समय समय पर मूल्यांकन भरे जाने चाहिए। फिर निरंतरता, यानी कि इसमें निरंतर रूप से संशोधन होते रहने चाहिए और लचीलापन, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि बालक का स्वभाव परिवर्तनशील होता है, उसकी गतिविधियों में परिवर्तनशीलता रहती है, तो ऐसे में जहाँ भी बालक में जो भी परिवर्तन आता है उसके अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेने की संभावनाएं उपस्थित होनी चाहिए और इसीलिए इसमें लचीलापन होता है, ये इसकी विशेषता है। अब इसके सिद्धांत, यानी कि किन सिद्धांतों पे किन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको संचित अभिलेखों का उपयोग किया जाना चाहिए। पहला है सरल व सुसंगठित होना चाहिए, सरल तो होना ही चाहिए जिससे कि बहुत कठिन ना हो, कि जो भी व्यक्ति इसको भरना चाहे आसानी से भर सकता है और जो पढ़ना चाहे आसानी से पढ़ सकता है। और सुसंगठित, यानी कि सूचनाएं संगठित होनी चाहिए, बिखरी हुई सूचनाएं नहीं होनी चाहिए, कि जैसे एक स्वास्थ्य संबंधी सूचना है तो वो एक ही जगह पे होनी चाहिए, यानी कि एक कार्ड में अलग दी गई, फिर दूसरे कार्ड में और दिए, तीसरे कार्ड में और दिए, ऐसे में ये बिखरी हुई सूचनाएं होती हैं जो कि समझने में और पढ़ने में समस्या आ सकती है, इसलिए समस्त ये सरल भी होना चाहिए और सुसंगठित भी होना चाहिए। फिर अध्यापकों का सहयोग, इसका निर्माण करते समय विद्यालय के जितने अध्यापक है सबका सहयोग होना चाहिए। जब शिक्षक बनाता है तो उनकी राय और मशवरे से बनाना चाहिए और उनकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। उसके बाद में इसके स्कूल उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए, यानी कि स्कूल के उद्देश्य, क्योंकि हर स्कूल की अपने वातावरण परिस्थिति के अनुसार कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, तो इन उद्देश्यों का पालन इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित इनके होने चाहिए, यानी कि इस उद्देश्यों के अनुरूप ही
इसका निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद है लचीलापन। इसमें लचीलेपन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया ही था कि अभी बालक का स्वभाव परिवर्तनशील होता है, वो कई चीज़ें सीख लेता है, तो उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है, जिसकी वजह से इसमें लचीलेपन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है नियमावली, यानी कि इसमें निश्चित नियमावली होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्दों का या संकेत होगा, तो वो निश्चित उसका संकेत वहाँ होना चाहिए। किस नियम के आधार पर उसका उस संचयी अभिलेख को भरा गया है, इस नियमावली का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद में है संचित अभिलेख प्रपत्र का स्थान, यानी कि संचित अभिलेख प्रपत्र को एक स्थान, निश्चित स्थान प्राप्त होना चाहिए कि यानी कि कौन सा सूचना किस जगह पर होनी चाहिए, कौन सी सूचना किस स्थान पर होनी चाहिए, प्लस संचयी अभिलेख को कहाँ पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए, यानी कि उसको सुरक्षित रखने के लिए भी एक सही सुनिश्चित स्थान होना चाहिए। वहीं पर सूचनाओं को भी इनके अंतर्गत एक सही और पर्याप्त स्थान प्राप्त होना चाहिए, तभी ये उपयोगी होते हैं। उसके बाद में वैध, विश्वसनीयता और आवश्यकता के अनुसार संचयी अभिलेखों का उपयोग होना चाहिए, यानी कि ये वैध होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, यानी कि इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं वो वैध होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, सत्यता पर आधारित होनी चाहिए और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि जैसी आवश्यकता हो उसके अनुकूल उनका उपयोग किया जा सके। उसके बाद में अंतिम जो इसका सिद्धांत है वो है आर्थिक व्यवस्था, यानी कि इसमें आर्थिक व्यवस्था भी पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि संचित अभिलेखों को एकत्रित करने के लिए कई बार अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता होती है, कार्ड्स छुपाने के लिए आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आर्थिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय विद्यालयों में सबसे बड़ी कमी इसी चीज़ की है कि आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते बहुत सारे विद्यालयों में संचित अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जाता है, जबकि इनका होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बालक के निर्देशन के कार्य में संचित अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अधिकांश रूप से हम देखते हैं कि विद्यार्थी अपने विषय चयन में जो दुविधा रहती है, उसके पीछे एक शिक्षक भी बालक को सही ढंग से गाइड नहीं कर पाता। उसके पीछे कारण यही है कि संचित अभिलेख अगर नहीं कलेक्ट किया हुआ है तो बालक को संतुष्ट करने के लिए शिक्षक के पास में कोई प्रमाण नहीं होते हैं, जो कि ये एक तरह से बालक के विकास के प्रमाण होते हैं। इसीलिए इनका होना बहुत अनिवार्य है, जबकि आर्थिक कमी के चलते इनका संकलन नहीं किया जाता है। तो इसलिए आर्थिक संसाधनों का भी सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत के रूप में इसको स्थान प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि संचित अभिलेख हम कह रहे हैं कि निर्देशन और परामर्श में या बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फिर एक किस प्रकार से इनका उपयोग किया जा सकता है, तो सबसे पहले शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि बालक को शिक्षण संबंधी कोई समस्या आ रही है लगातार, जैसे 1 साल 2 साल वो गणित में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो एक शिक्षक को जब लगता है कि इसमें नहीं कर पा रहा है, तो वो पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए संचित अभिलेख को ही खोलेगा। यह नहीं है कि पिछली सारी कॉपियां या उसके रिजल्ट्स और इनको खोल के फिर पता लगाए। संचित अभिलेख में ये समस्त सूचनाएं संकलित होती है, सीधा उनको उठाएगा और उसके अंदर बालक की प्रोग्रेस को देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है। तो शैक्षिक और व्यावसायिक किस प्रकार का इसमें गुण है, इसके कौन से व्यावसायिक क्षेत्र के लिए गुण प्रदर्शित करता है, उसके अनुकूल इसको निर्देशन कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग इससे लिया जा सकता है। इस निर्देशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय के लिए भी ये संचयी अभिलेख बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ बालक को किस प्रकार की व्यावसायिक क्षमताएं बालक में विद्यमान है उसका पता रोजगार कार्यालयों को चलता है, उनका अध्ययन करके, और वे बालक को उसी के अनुकूल व्यवसाय उपलब्ध कराने की सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट है स्वयं के अध्ययन के लिए। बालक को स्वयं का अध्ययन करने की भी आवश्यकता होती है, अर्थात कि बालक स्वयं अपने आप को समझने कि मेरे में क्या है, मैं कौन हूँ, मतलब एक तरह से बालक को खुद को समझने के लिए भी ये संचयी अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात बालक अपनी संपूर्ण प्रोग्रेस को या अपने संपूर्ण
कार्यों को, विकास प्रक्रिया को देखता है तो उसे स्वयं को समझने में सहयोग प्राप्त होता है। उसके बाद में है कुसमायोजित छात्रों के निदान के लिए, यानी कि कुसमायोजित छात्रों के निदान, क्योंकि किन परिस्थितियों के कारण कुसमायोजित है उनकी समस्याओं का पता लगाना और उन समस्याओं का निदान करने में संचयी अभिलेख सहयोग प्रदान करते हैं। फिर पिछड़े बालकों के सहयोग के लिए कि बालक क्यों पिछड़ा है, इसकी पिछड़ेपन का क्या क्या कारण है, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, किस प्रकार का कारण है, तो क्योंकि यही सारी चीजें उसके अंतर्गत संकलित होती हैं। तो शिक्षक उसका अध्ययन करके पता लगा लेता है कि बालक के पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है और वो उसको उसी अनुकूल निर्देशन और परामर्श प्रदान करके उसके इस पिछड़ेपन की कमी को दूर करने का प्रयास कर सकता है। फिर वर्गीकरण में सहायक, बहुत जगह वैसे अमूमन हम कहते हैं कि बालकों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत जगह ऐसी होती है जब हम बालकों को कोई कार्य सौंपना चाहते हैं तो बालक की रुचि, योग्यता और क्षमताएं क्या हैं, इनके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कोई बालक को हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में डालना चाहते हैं, उस बालक की खेल की क्षमता है ही नहीं, शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि वो दौड़ भाग के खेलों को खेल सके, तो हम ऐसे वर्गीकरण में इन संचयी अभिलेखों का सहयोग ले सकते हैं। फिर बाद में है बाल न्यायालयों को सहयोग। बाल न्यायालयों में सहयोग यानी कि बालक किसी प्रकार की न्यायिक निर्देशन की आवश्यकता है तो बालक के इन्हीं संचयी अभिलेखों के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व के गुणों, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में पता लगाकर और उसको निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद में है नए अध्यापकों के लिए सहायक, क्योंकि कक्षा में जब एक विद्यालय में नया अध्यापक ज्वाइन करता है वो कक्षा के बारे में जानना चाहता है कि मेरी कक्षा में कौन बालक किस तरह का है, तो वो पूरा इन संचित अभिलेखों का अध्ययन करेगा और वो कक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी निकाल लेगा कि कौन बालक किस प्रकार का है, क्या किस कैटेगरी का बालक है, तो किस प्रकार से इस कक्षा को मुझे हैंडल और टैकल करना है। क्योंकि नया अध्यापक जब ज्वाइन करता है तो उसको और छात्रों के बीच में समायोजन स्थापित होने में काफी समय लगता है। शिक्षक जब तक छात्रों को नहीं समझेगा तब तक छात्र उसे नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसे में शिक्षक को छात्रों को समझने में संचित अभिलेख सहयोग करते हैं। उसके बाद में छात्रों की रिपोर्ट तैयार करने में सहायक, क्योंकि छात्रों की एक निश्चित रिपोर्ट तैयार होती है साल के अंत में, इस रिपोर्ट को तैयार करने में भी ये संचित अभिलेख सहयोग प्रदान करते हैं। फिर प्रमाण पत्र लेखन में कि छात्रों के किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र लेखन में, जैसे हम कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, तो अब वो प्रमाण पत्र कहाँ से, ये इन्हीं संचित अभिलेखों की उसके आधार पर, अध्ययन के आधार पर उसको लिखा जाता है। उसके बाद में है नियोक्तकर्ताओं को सहायता, यानी कि कोई जैसे कि कोई प्लेसमेंट के लिए कॉलेज आया है, हालांकि छोटे स्कूलों में तो इन चीज़ों का कोई मतलब है नहीं, लेकिन विद्यालय, महाविद्यालयों में अगर कोई या किसी व्यावसायिक विद्यालय में किसी के नियुक्ति के लिए कोई आता है तो इन नियोक्ताकर्ताओं को बालक की संपूर्ण, या फिर यूँ कहा जाए कि ये संचयी अभिलेख बालक के साथ निरंतर चलते हैं, जिससे कि बालक को जब नौकरी की आवश्यकता होती है उस समय जब नौकरी के लिए जाता है तो एक नियोक्ताकर्ता जो है, जो उसको नियुक्ति प्रदान करने वाला है, वो बालक के संचयी अभिलेख से संपूर्ण सूचना निकालकर और उसको उसकी क्षमता के अनुसार नौकरी प्रदान कर सकता है। फिर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन में सहायता, ध्यान देने में सहयोग है, यानी कि एक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से ध्यान दिया जा सके, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर, क्योंकि हम संपूर्ण कक्षा में किसी एक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन बालकों की कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में पता होता है, तो हम उस विशेष अवसर पर हम उस बालक को पॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में भी ये संचयी अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात निर्देशन और परामर्श के कार्य के अंतर्गत एक शिक्षक को जब बालकों के निर्देशन की बात करनी है, निर्देशन देने की बात आती है, तो निर्देशनकर्ता इन संचयी अभिलेखों का उपयोग करके और बालकों के सही निर्देशन में योगदान प्रदान करके और उनके विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। तो इसके आधार पर निर्देशन और परामर्श कार्यक्रम में संचयी अभिलेखों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आपको हल करना है। धन्यवाद।